Hello everyone. So in this lecture we are covering characteristics of sensors, or we can say transducers. Depending on your syllabus, the characteristics of sensors is given, but they both are same. और साथ ही साथ जो हमारा टॉपिक है लेक्चर में कि चॉइस ऑफ ट्रांसड्यूसर करके है, जो आपके सिलेबस में गिवन है। तो वो चॉइस ऑफ ट्रांसड्यूसर हम करेक्टरिस्टिक्स के थ्रू ही करते हैं। तो ये हमारा चॉइस ऑफ ट्रांसड्यूसर वाला काम भी यहीं से ही होगा, तो इस चीज़ को ध्यान से। ठीक है, तो चॉइस ऑफ ट्रांसड्यूसर की हम बात करें और मैथमेटिकल कुछ प्रॉब्लम्स भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं चॉइस ऑफ ट्रांसड्यूसर या फिर करेक्टरिस्टिक्स की। जब भी हम मार्केट में जाते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं टेम्परेचर सेंसिंग का ही या टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर का ही, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे ख्याल में रहती है कि हमें क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कहाँ उसको यूज़ करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बेसिकली हमें करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम मार्केट जाएंगे, सपोज हमें हाउस होल्ड टेम्परेचर के लिए चाहिए, तो हम नॉर्मल हमारा मरकरी थर्मामीटर या फिर जो डिजिटल थर्मामीटर आजकल आ रहे हैं। अगर आप बात करें कि हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए चाहिए, तो आप मेडिकल स्टोर नहीं जाएंगे, तो आप कहीं दिल्ली में दूसरे मार्केट में आप ढूंढने जाएंगे उस चीज़ को। तो ये अलग अलग चीज़ें कि मतलब हमें क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कहाँ उसको यूज़ करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, मतलब कैसे का यहाँ मतलब है कि कांटेक्ट हमारा है कि नहीं है। तो ये बहुत सारी बातें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। इन्हीं चीज़ को हम बोलते हैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स, जिसके अंदर ये भी आता है कि वो हमारा कितना अच्छा होना चाहिए, कितना एक्यूरेट होना चाहिए। कहीं पर ऐसा होता है कि ठीक है, हल्का फुल्का एक्यूरेसी कम ज़्यादा हो जाएगी तो चलेगा। तो ये सारी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं कभी भी ट्रांसड्यूसर या सेंसर को जब हम चॉइस करते हैं, तो ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं। तो हम स्लोली पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे और एग्जांपल्स भी उसके सॉल्व करेंगे। एक्यूरेसी, प्रिसीशन, रेंज, रिजोल्यूशन एंड सेंसिटिविटी, ये कुछ मेन आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं। जब भी अगर क्वेश्चन आता है तो हम मेनली ये 4-5 तो हम एक्सप्लेन करेंगे ही करेंगे। हालांकि देयर आर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द बुक, तो मैंने जितनी भी इम्पोर्टेंट है वो इस लेक्चर में ले ली हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स वो होती है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, और डायनामिक वो होती हैं जो टाइम के साथ चेंज हो जाती हैं। तो टाइम के साथ चेंज नहीं होती को हम कुछ इस तरह से भी अज्यूम कर सकते हैं कि मैं कहता हूं कि अभी मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया है और उसको मैं जज कर रहा हूं कि वो कैसा है, उसकी कितने एक्यूरेसी आई है, रेंज क्या है उसकी। तो वो मैं फिक्स कर सकता हूँ कि इसकी 10 हम ये हमारा जो है 5% का एरर देता है, दैट मीन्स 95% एक्यूरेट है। तो ये मैं तय कर सकता हूँ और ये समय के साथ खराब नहीं होगा। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक वो पुराना हो जाएगा, वो एक अलग बात है। ठीक। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो स्टैटिक में आती, डायनामिक का हमें पता ही नहीं। जिस टाइम हम मेज़र कर रहे हैं उस समय ही पता लगेगा। हो सकता है जब हमने मेज़र किया, सपोज हम थर्मोमीटर का एग्जांपल मैं हमेशा लेता हूँ, वो आपने यूज़ करा, किसी बच्चे के लगाया, बच्चे ने हिला दिया उसको, तो ये डायनामिक है, वो हम पता नहीं लगा पाते हैं। और ये सारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एक वो क्राइटेरिया जिसमें इंस्ट्रूमेंट हमारा टाइम के साथ जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये वो चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल द एक्यूरेसी, द प्रिसीशन, द रेंज, द रेजोल्यूशन एटसेट्रा। तो ये हमारी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं। और डायनामिक जो समय के साथ बदल जाती है, जिसमें स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स या मेजरिंग लैग भी कहते हैं, इसको हम अभी पढ़ेंगे आगे। और डायनामिक एरर जिसको फिडेलिटी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में बताया था कि मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो 95% करेक्ट है।
दूसरा एक इंसान है, वो कहता मेरा तो 98% करेक्ट है, दैट मीन्स एक्यूरेट कितना है, किसका, 98 वाले का ज़्यादा एक्यूरेट है। तो क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू मैंने आपको अभी बताया था, ध्यान रखिएगा कि ये हम जजमेंट ले रहे हैं जब आपका इंस्ट्रूमेंट मार्केट में नहीं गया है। ध्यान में रखिएगा, जिसके अंदर हमें ट्रू वैल्यू पता है, ट्रू वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू पता है, तभी तो हम एक्यूरेसी बताएंगे उसकी, जब हमें ओरिजिनल वैल्यू पता है। आपने कैलिब्रेशन वाले लेक्चर में पढ़ा था, आपने थर्मोमीटर बनाया तो हमें वहाँ ट्रू वैल्यू पता थी ना स्टैंडर्ड की। तो इस तरीके से हम जो है एक्यूरेसी उसकी निकालते हैं। आपने मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के अंदर भी देखा होगा, जो रेजिस्टेंसेज होते हैं उसके ऊपर भी प्लस माइनस % कुछ लिखा होता है, और आप अपने घर के डिजिटल थर्मामीटर पर भी ध्यान से देखें तो वहाँ पर भी प्लस माइनस कुछ % लिखा होता है, वो उसकी एक्यूरेसी को बताता है। ध्यान से उसको पढ़िएगा, जरूर देखिएगा। इट इज द क्लोजनेस विद विच द मेजर्ड वैल्यू अप्रोचेस द ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमें 100 डिग्री सेल्सियस मेजर करना है। तो पर्सन ए कहता है कि मेरा तो 99 आया, पर्सन बी कहता है तो मेरा 98 आया, तो किसका ज़्यादा एक्यूरेट है? ऑब्वियसली 99 वाले का। हमें ट्रू वैल्यू पता है, कीप इन माइंड दिस थिंग। और मैथमेटिकली हम अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है मैथमेटिकली, ये हमारा xt माइनस एक्सएम अपॉन xt, तो ये हमारा मैथमेटिकली परसेंटेज एरर को बताता है। और 1 माइनस द परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा आपका, वो आपका एक्यूरेसी बताएगा। एरर कितना हो गया? 2%। एक्यूरेट कितना हो गया? 98%। तो ये बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं अगली डेफिनेशन के अंदर। उससे पहले हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल हम अगर बात करें, एग्जाम्पल 2.1 की बात करें, एक एहसानी बुक से लिया हुआ है, वहाँ भी पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये कहता है कि एक हमारा मीटर है जो पढ़ता है 127.50 वोल्ट, और जिसकी ट्रू वैल्यू, मैंने कहा हमें पता है, ट्रू वैल्यू मालूम है, उस टाइम पर स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम निकालते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, वो हमारा पड़ता है 127.43। ऑब्वियस सी बात है, वो कह रहा है एरर कितना हुआ, तो हम इन दोनों को माइनस कर दें, तो am माइनस AT या फिर xm माइनस xt जो हमने अभी फॉर्मूले में देखा, तो मुझे क्या मिल गया? 0.007 का ये हमारा क्या हो गया? हमारा एरर हो गया। परसेंटेज निकालनी है तो क्या होगा? 0.07 डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू 127.5 इंटू 100। ये पूछा नहीं गया है, बस मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो इस तरीके से हम उसकी परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा उसका परसेंटेज एरर। एक्यूरेसी क्या हो जाएगा? 100 में से माइनस कर दो, वो उसकी एक्यूरेसी कहला जाएगी। तो इस तरीके से हम ये चीज़ें को निकाल लेते हैं। आगे अगर देखें तो उसने कहा है कि करेक्शन, स्टैटिक करेक्शन बताइए। करेक्शन कितना? अरे भाई ये इतना ज़्यादा आया तो इतना ही माइनस कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा? यही करेक्शन फैक्टर हमारा कहलाएगा। 0.07 हमारा करेक्शन फैक्टर उसका हो गया। अगले एग्जाम्पल में वो ये कहता है कि एक मेरा थर्मोमीटर है जो पढ़ता है 95.45 डिग्री सेल्सियस, और उसके अंदर स्टैटिक करेक्शन जो है वो माइनस 0.08 डिग्री सेल्सियस का है। तो बताइए ट्रू वैल्यू क्या होगी? बहुत ही सिंपल सी बात है, तो ऊपर वाले जैसा हो, ट्रू वैल्यू क्या होगी? उसके अंदर प्लस कर दें, जैसे यहाँ पर आया था, तो am प्लस द करेक्शन एरर, तो हमारी ये निकल कर आ जाएगी। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल। और अगले ही एग्जाम्पल में पढ़ें तो थोड़ा सा हमारा टेढ़ा है, टेढ़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो उसने कहा ट्रू वैल्यू 1.5 वोल्ट है। हमारा एक वोल्ट मीटर है, ट्रू वैल्यू 1.5 वोल्ट है। जो हम स्केल उसमें यूज़ कर रहे हैं, मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट जो है, वो उसका स्केल की रेंज क्या है? 0 से लेकर 2.50 तक वो मेजर करता है। ठीक है, और वो हमारा दिखा क्या रहा है, मतलब मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 1.46। तो ये हमारे पास तीन चीज़ें आ गई हैं। अब बताइए आपकी एब्सोल्यूट एरर और करेक्शन। सिंपल सी बात है, एरर क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा हमारा 1.50 1.46। am माइनस AT हम कर दें मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो ये हमारा एरर आ गई। करेक्शन फैक्टर, अरे भाई माइनस में है तो इसका उल्टा कर दो, करेक्शन फैक्टर आ गया। भाई इतना कम दिखाया तो इतना ही जोड़ दें,
उसमें, तो वही तो करेक्शन फैक्टर कहलाएगा, तो ये हमारा करेक्शन फैक्टर आ गया। रिलेटिव एरर बात करें मतलब परसेंटेज एरर, वही हम यहाँ बात कर रहे हैं। डेल ए मतलब -0.04 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 100, तो परसेंटेज एरर आ गया। एक्यूरेसी निकालनी है तो क्या करें, 100 में से भैया इसको माइनस कर दो तो मेरी एक्यूरेसी आ जाएगी। यहाँ माइनस से ना घबराए, ये हमेशा माइनस ही करना पड़ेगा बेटा, प्लस नहीं करोगे आप। 100 + 2 102%। ये जब हम कभी भी ध्यान दें तो लिखा रहता है प्लस माइनस, तो ध्यान दें इसको हमेशा। अगर परसेंटेज एक्यूरेसी आपसे कहा गया तो ये 100 माइनस 2.67 रहेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात पे ज़रूर। ऐसा नहीं कि आप यहाँ 102% एक्यूरेट है, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हम उसकी परसेंटेज बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 2 होता तो 98% एक्यूरेट हमारा वो कहलाता। ये ऐसी बात है। आगे बढ़े तो रिलेटिव एरर हमारा अगर देखें, उसने कहा फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे अगर इतना वो नॉर्मल दिखा रहा है तो फुल स्केल कितना है 2.5, तो सिंपल यही करा 0.04 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 100 1.6%। फुल स्केल पर इतनी आ जाएगी, वहाँ पर इतनी आई है तो यहाँ पर इतनी आ जाएगी। तो ये सिंपल एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो हम छोटे से ही करते आए हैं कि 1 रुपये में 10 आते हैं तो 10 रुपये में कितने आएंगे, ठीक उसी तरीके से ये हमारी कैलकुलेशंस होती हैं, जो कि बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हमारे होते हैं इस वाले यूनिट में। प्रिसीशन थोड़ा समझने के लिए ध्यान दीजिएगा ज़रूर से। प्रिसीशन, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरे पास टेम्परेचर के ही बात करें तो एक टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस हमने लिया, तो उसको मैंने बार बार, हमें ट्रू वैल्यू मालूम है, ध्यान दीजिएगा, ट्रू वैल्यू हमें मालूम है। मैं 100 डिग्री सेल्सियस को मेज़र करता हूँ और मैंने 10 रीडिंग ली। 10 में से 5 बार 100 आया और 5 बार 99, 98, 97, 98 ऐसे आया। ठीक है, अब एक और दूसरा इंस्ट्रूमेंट लिया, उसमें 8 बार तो 100 आया। ठीक है, और बाकी 2 बार गड़बड़ आया। तो कौन सा अच्छा होगा? ऑब्वियस सी बात है जिसके अंदर हमारा 8 बार या ज़्यादा बार एक ही वैल्यू रिपीट हो रही होगी। तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी की जो वैल्यू, जो उसकी डिग्री होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, वो उसकी प्रिसीशन कहलाती है, जिसमें मेजर्ड माइनस द एवरेज। हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। दोबारा से आपको बता देता हूँ, यहाँ एक्यूरेसी की नहीं है। अब हम दूसरे ढंग से इसको ले लेते हैं। हम 100 डिग्री सेल्सियस ही मेजर कर रहे हैं और एक इंस्ट्रूमेंट मेरा है वो हर बार 90 ही दिखाता है। ठीक है, और एक इंस्ट्रूमेंट है दूसरा वाला, 10 बार उससे किया, कभी वो 90 दिखा रहा है, 92 दिखा रहा है, 93 दिखा रहा है, 89 भी दिखा रहा है। तो कौन सा आप परचेज करोगे, या फिर कौन सा आपके लिए सही रहेगा? यार 90 वाला ठीक है, हमें पता तो है ना फिक्स कि भाई 10 की इसमें गड़बड़ी आ रही है। तो उस चीज़ को हम प्रिसीशन उसका कहते हैं, कितना प्रिसाइज है, कितनी उसकी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा थोड़े है कि अब इस बार कर दिया तो 98% एक्यूरेट है, अगली बार वो जो है 50% एक्यूरेट हो गया तो बेकार हो गया ना। तो इसलिए ये भी एक हमारी करेक्टरिस्टिक्स होती है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिया कि एक हमारा करंट मीटर है जिसने 4 रीडिंग उसने ली हैं, I1, I2, I3, I4, जैसा कि मैंने अभी टेम्परेचर वाले केस में बताया, जैसे 10.03, 10.10, 10.11, 10.08। तो देखें, तो इसका हमने एवरेज ले लिया, जो हम पीछे अभी फॉर्मूले की बात कर रहे थे। तो हमारा मैक्सिमम कितना चेंज हुआ? तो इस एवरेज से जो सबसे ज़्यादा दूर कौन सी है, 10.8 से 10.11, तो ये हमारा मैक्सिमम चेंज था। तो चेंज मैक्सिमम कितना हो गया, 0.03। ठीक है, अब इस तरीके से मिनिमम चेंज कितना रहा, इससे सबसे पास में कौन सा है? आप देखें तो 10.08 से सबसे पास में कौन सा है, सबसे कम वाला 10.03। तो सबसे कम वाला और सबसे ज़्यादा वाला दोनों चीज़ें हमने ले ली, और दोनों के केस में हमने एक एवरेज में से माइनस करके एक वैल्यू निकाल ली, जो हमें ये बताता है कि एवरेज डिफ्लेक्शन से हमारा जो कम से कम, जो कम वाली है वो जो कम वाली साइड है वो कितनी दूर है, और ज़्यादा वाली साइड है वो कितनी दूर है, हमारे एक एवरेज, एक रिलेटिव वैल्यू से, हमारी 10.08 से। ठीक है, तो ये आई एवरेज माइनस आई मिनिमम जो हमने निकाला, ये चीज़। तो अब एवरेज रेंज ऑफ एरर कितनी हो जाएगी भाई, जो सबसे ज़्यादा हुआ जो सबसे कम हुआ, उन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो ±0.4 की हमारी एरर हमें मिलेगी।
तो हमारा कह सकते हैं कि इतना प्रिसाइज हमारा ये करंट मीटर है जिसके अंदर 0.04 एम्पियर की हमें प्रॉब्लम मिलेगी। तो ये हमारा प्रिसीशन को बताता है। आगे चलें, रिजोल्यूशन कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट चेंज है जो हमें स्केल पर दिख जाए, स्मॉलेस्ट चेंज जो हमें स्केल पर दिख जाए। मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये मेरा स्केल है 0 1 2 3 4, मैं इसको बोलता हूँ, तो कम से कम कितना देख सकते हो इसमें, ये 0 है, ये 1 है, तो स्मॉलेस्ट कितना रिजोल्यूशन है, 1, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, रिजोल्यूशन कितना, या तो 2 या 3 या 4, इसके बीच का नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये वो स्मॉलेस्ट चेंज है जो हम देख सकते हैं। अगर मैं इसमें कहता हूँ इसमें भी मैं लगा सकता हूँ, इसमें अगर मैंने 10 कहा है और ये 0.1 है तो रिजोल्यूशन क्या हुआ इसका, 0.1 हुआ इसका रिजोल्यूशन। तो इस तरीके से हम चेंज डेल एक्स मैक्स अपॉन एक्स मिन, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। तो 0.1 डिवाइड बाई एक्स मैक्स 4 माइनस 0 इंटू 100, ये उसका परसेंटेज रिजोल्यूशन। इस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल से बात करें तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, जिस दोनों एग्जाम्पल के केस के अंदर एक हमारा वोल्ट मीटर है जिसके अंदर 100 डिविजन्स हैं। ठीक है, मीटर है जिसके अंदर 100 डिविजन्स हैं। फुल स्केल रीडिंग जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, फुल स्केल का आपके पास बाइक है या कार है, उसके अंदर देखा होगा कि उसकी फुल स्केल स्पीड कितनी है, आप चलाते नहीं हो इतनी, ठीक है, वो एक अलग बात है, मगर वो दिखाता है 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी या 400 की स्पीड से चलेगी, बट वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन उसका कहलाता है। मतलब फुल स्केल उसका 0 से लेकर 200 तक ये बताता है, जिसके अंदर हमारे कितने हैं, या ये मैं कह दूं कि इसमें 100 डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट इस पे क्या है यहाँ 200। ठीक है, और ये क्या है 0, टोटल ये कितने हैं डिवीजन हमारे 100। तो ये चीज़ ध्यान में हमने रखी। अब आगे बात करते हैं, एंड 1/10 ऑफ स्केल डिवीजन कैन बी एस्टिमेटेड, और एक डिवीजन का 1/10 हिस्सा भी हम पढ़ सकते हैं। ध्यान दें, जैसे मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल में बताया था कि एक डिवीजन का, ये तो 1/10 तो हो गया ना, 0.1 0.2 0.3 0.4, ये क्या हो गया 1/10वां हिस्सा भी हम इसका पढ़ सकते हैं। इतना हमारा एफिशिएंट है। तो 0.1 मैं कह सकता हूँ 0.1 2 3 4 1, देन फिर 1.1 1.2 देन 2, इस तरह से 1/10वां हिस्सा हम उस स्केल पे रीड कर सकते हैं। अच्छे से फेयर डिग्री है उसको हमारी पढ़ने की। उसमें कहा कि रिजोल्यूशन बताइए, एक स्केल पे कितने डिवीजन हमारे, 1 स्केल डिवीजन 200, ठीक, 100 डिवीजन है, 200 उसकी फुल स्केल है, तो 200/100, तो एक हमारा क्या बता सकता है 2 वोल्ट का हमारा एक डिवीजन कहलाया। उस 2 वोल्ट का भी हम 1/10 क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, 1/10 ऑफ 2 कितना हो गया 1, मैं थोड़ा हिंदी ज़्यादा भूल गया हूँ, 1/10 ऑफ 2, तो ये 0.2 उसका रेजोल्यूशन कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये रेजोल्यूशन की कहानी। थोड़ा प्रिसीशन में दिक्कत है, उसके न्यूमेरिकल्स हम और सॉल्व करेंगे, हो सकती है, मैंने कहा है नहीं। और डिजिटल वोल्टमीटर जो हमारा है वो रीड करता है 0 से लेकर 9999, इतने काउंट उसके अंदर हैं, 0 से लेकर इतने काउंट। तो टोटल मैं कह सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली 10,000 काउंट्स उसके अंदर हैं, एक के बाद 0 1 2 3 4 अप टिल 9999 तक। हमें रिजोल्यूशन बताना है जब उसकी फुल स्केल रीडिंग क्या है 9.999। क्लियर सी बात है। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं यहाँ से ये सब क्लियर करता हूँ थोड़ी देर के लिए, नहीं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास एक स्केल है जो 0 से लेकर 9 9 9 और 9 इतने सारे काउंट है, टोटल 1000 काउंट हैं अप्रोक्सीमेटली। और हाइट काउंट का मतलब ये हाई रेंज नहीं बता रहा हूँ मैं, ये इसकी काउंट बता रहा हूँ कि इतने डिविजन्स बने हैं, और उस डिवीजन में हम अधिकतम कितनी काउंट कर सकते हैं
हम उससे केवल इतने वोल्ट ले सकते हैं। तो भाई एक काउंट पे है अगर बात करें तो 1/9999 इतने काउंट हैं उसके, तो उसका रिजोल्यूशन तो इतना हो गया पर काउंट। और इस पे करें अगर हम ये कहें कि 9.99 पे क्या होगा तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सिंपल 10⁻³ वोल्ट मतलब 1 मिली वोल्ट हम उससे वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हैं। मतलब एक डिवीजन इसकी क्या बताएगी, 1 मिली वोल्ट। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड द रेजोल्यूशन। आगे बात करते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी होती है कि हम कम से कम कितना चेंज करें जो आउटपुट डिफ्लेक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं फिर से अपना टेम्परेचर की बात करें, मुझे अपना टेम्परेचर मेज़र करना है किसी चीज़ का, तो मैंने उसमें टेम्परेचर इनिशिएट करना स्टार्ट करा। 0 डिग्री पे कोई आउटपुट ऑब्वियसली 0 पे नहीं देगा। 1 डिग्री करा, आउटपुट नहीं आया। 2 पे नहीं आया, 3 पे नहीं आया, 4 पे नहीं आया, 5 पे नहीं आया, 6 करते ही 6 दिखाई दे गया मुझे वहाँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो स्मॉलेस्ट चेंज जो मुझे आउटपुट पे मिल जाए, तो इनपुट आउटपुट पे और आउटपुट पे कितना चेंज हुआ, तो डेल एक्स डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो स्मॉलेस्ट चेंज एक्स के अंदर मतलब इनपुट के अंदर, मतलब टेम्परेचर में मैं कितना चेंज कर दूं कि आउटपुट, अगर हम मरकरी की बात करें कि मरकरी की लेंथ इंक्रीज हो जाए, तो वो हमारा चेंज इन आउटपुट। तो ये हमारा सेंसिटिविटी कहलाती है। हम इसको न्यूमेरिकल से समझते हैं। एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, वो उसको कम से कम 7 ओम का चेंज होना चाहिए तभी वो आउटपुट बता पाती है। ठीक है, और डिफ्लेक्शन कितना उसने बताया, 3 mm का डिफ्लेक्शन होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट, कितना मिनिमम चेंज कर दें इनपुट में कि वो आउटपुट को। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के चेंज होने से डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, जैसे ही कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था जब हमने LVDT वाला एयर प्रेशर पढ़ा था कि प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमारा जो मीटर है वो हल्का सा कुछ डिग्री एंगुलर मूवमेंट होगा। तो इनपुट इज द प्रेशर, आउटपुट इज द एंगुलर मोशन। तो ये इनपुट आउटपुट यहाँ पर है। तो यहाँ पर कह रहा है इनपुट क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस, आउटपुट क्या है, डिफ्लेक्शन इन mm गैल्वेनोमीटर का। भाई गैल्वेनोमीटर मतलब ये हमारा कोई भी ये कह दें कि भाई ये हमारा है और ये हमारा गैल्वेनोमीटर, जो इसके अंदर इसका एंगुलर मोशन हुआ। ठीक है, तो एंगुलर मोशन हमारा mm में हमने ले लिया। तो आउटपुट में चेंज 3 mm, इनपुट में चेंज 7 ओम। तो ये उसकी इतने mm पर ओम उसकी सेंसिटिविटी कहलाएगी। और जिसमें इन्वर्स इसका अगर कर दें तो जिसको हम स्केल फैक्टर भी बोलते हैं, जो इसका बिल्कुल उल्टा कर दें तो 2.33 ओम पर मीटर उसका स्केल फैक्टर। ये एक डेफिनेशन है और बहुत सिंपल, 1 अपॉन द सेंसिटिविटी। नेक्स्ट इज द रेंज। रेंज है हमारा ऑब्वियसली, अगर मैं एक मेरा स्केल है जो 0 से लेकर 100 तक बताता है तो उसकी रेंज कितनी हो गई, 100। जो 10 से लेकर 100 तक बताता है उसकी कितनी हो गई, 90। ध्यान रखिएगा, 10 से लेकर अगर 100 तक बताता है तो उसकी रेंज कितनी हो गई, 90। 100 नहीं रहेगी उसकी रेंज, रेंज 90 कहलाएगी। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम कितना बताएगा, मैं कह रहा हूँ रेंज कितनी होगी। ऐसे ही मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल, कम से कम कितने इनपुट को वो मेज़र कर सकता है। भाई थर्मामीटर है, वो 5 डिग्री तो मेज़र कर ही नहीं पाता, वो सीधा 6 मेज़र करता है। तो ठीक वैसा ही है कुछ जैसा हमने अभी सेंसिटिविटी के बारे में। सिलेक्टिविटी हमारा किस हिसाब की कैरेक्टर्स, हमारे किस हिसाब की एनवायरनमेंट है, हमें ह्यूमिडिटी में यूज़ करना है, हमें डायरेक्ट कांटेक्ट में यूज़ करना है, कहीं प्रेशर ज़्यादा है, उसकी क्या एप्लीकेशन है, उसके हिसाब से क्या उसकी सिलेक्टिविटी होती है। तो इसको प्रॉपर्टी को हम सिलेक्टिविटी कहते हैं। थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड वो जब तक वो उस पर्टिकुलर वैल्यू पर आउटपुट नहीं दे रहा है। ठीक, इसको हम इस कर्व से समझते हैं कि हम बढ़ाते जा रहे हैं इनपुट, बट आउटपुट हमें यहाँ से आके आना शुरू हुआ। तो ये इसको हम डेड जोन भी बोलते हैं इतने पार्ट को। ठीक, आउटपुट सीधा मुझे यहाँ मिला, ठीक है, सीधा मुझे आउटपुट 0 पे मुझे कुछ पर्टिकुलर आउटपुट मिल रहा है, तो उसको हम उसके थ्रेशोल्ड से भी डिक्लेयर करते हैं। लीनियरिटी, जो कि एक बहुत
ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है लीनियरिटी, मतलब इनपुट और आउटपुट में रिलेशन क्या है, क्या लीनियर रिलेशन है कि नहीं है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी बताती है कि इनपुट और आउटपुट में प्रोपोर्शनैलिटी है या नहीं है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो ध्यान रखना होगा। लीनियरिटी तो मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, ये कुछ 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक्यूरेसी, प्रिसीशन, सेंसिटिविटी, लीनियरिटी, रिजोल्यूशन। ये तो हमें एक्सप्लेन करनी ही है अगर हमारे एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ आता है तो। लीनियरिटी फिर से मैं बताऊंगा। अगर मैं पहले प्रेशर वाले की बात करता हूँ तो इनपुट क्या है उसमें, इनपुट इज़ द प्रेशर। आउटपुट क्या है, आउटपुट इज़ द, ये हम कह सकते हैं एलवीडीटी का जो वोल्टेज है, या फिर डिफ्लेक्शन इन द मीटर, दैट इज द थीटा। जो हमने लास्ट में मीटर यूज करा था ना, उस मीटर के अंदर कितना डिफ्लेक्शन हुआ, क्या इन दोनों में एक लीनियर रिलेशन है कि नहीं है। जिसमें अगर हम डेड जोन की बात करें तो ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ कैलिब्रेट करी जा सकती है। मुझे पता है कि जीरो पे आउटपुट देता ही नहीं है, जीरो पे इतना देता है, तो ये चीज़ें करी जा सकती है। तो इन दोनों के बीच में आपकी लीनियर रिलेशन है कि नहीं है। अब डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स को जल्दी पढ़ लेते हैं। ये एक स्टेडी स्टेट एरर नहीं, ये एक डायनामिक एरर है जिसको हम एक पर्टिकुलर वैल्यू पर ही बता पाते हैं या उसके टाइम पर ही बता पाते हैं, एक एक्सपोनेंशियल कर्व के थ्रू। इसको अगर हम समझे तो ये अगर हमारे डायनामिक वैल्यू है तो इस पर्टिकुलर हमें आउटपुट चाहिए ये, तो इस समय पर हमारा जो स्टेडी स्टेट जो डायनामिक एरर ई एस कहलाता है वो ई एस इक्वल्स टू ई टी 1-t/RC ये हमारा होता है, वेयर RC इज कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट, द रेजिस्टेंस एंड द कैपेसिटेंस ऑफ द डिवाइस। तो ET हमारा जो टाइम रिक्वायर्ड आउटपुट है वो, कि वो ET कब हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू जो थी इसकी। ठीक, मैं दोबारा से इसको बताता हूँ आपसे। ये हमें चाहिए ये कितनी देर में हो रहा है, ठीक है, ये हमें चाहिए ये कितनी देर में हो रहा है। तो ये हमारा इस तरीके से हम एक पर्टिकुलर टाइम पर निकाल सकते हैं कि इस टाइम पर कितना हुआ, इस टाइम पर कितना हुआ, इस टाइम पर कितना हुआ। तो इस तरीके से हम एक डायनामिक एरर और फिडेलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स कितनी देर में मिलना शुरू होएगा, इमीडिएटली लगाना, अरे बहुत ही अच्छा है, थोड़ी देर बाद मुझे आउटपुट मिल रहा है, तो ये उसकी स्पीड ऑफ रिस्पांस कहलाती है। तो दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डायनामिक के अंदर जो आपके सिलेबस में हैं। तो इसके बारे में आप प्रॉपर एक एग्जाम्पल लेकर ये कर्व बनाकर समझा सकते हैं और बता सकते हैं। नोट्स अवेलेबल होंगे उसमें, और भी इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। समझ में शायद आ गया होगा कि हमें क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें चॉइस करने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स को उसकी जानना ज़रूरी होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर के बारे में, जो 3 टाइप के अलग अलग हैं जो सिलेबस में हैं। पहले हम पोटेंशियोमेट्रिक डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर को पढ़ेंगे। थैंक्स टू ऑल, हैव अ नाइस डे, होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स।